नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। और ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आज का वीडियो आप बहुत सावधानी से देखते हैं और इसको यदि आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे जो भी व्यंजक आएगा, जैसे गॉस थ्योरम आएगा और बहुत सारे जो प्रमेय आते हैं, है ना, उनको हम बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, इनको हम बहुत सरल तरीके से समझें। तो हमें ये तो पता है दोस्तों कि फ्लक्स शब्द जो है बहाव के लिए लागू होता है, मतलब ये लिक्विड के लिए लागू होता है ना। जब कोई द्रव जो है प्रवाहित होता है तब हम उसके लिए फ्लक्स शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर हमें इसको विद्युत क्षेत्र के लिए लगाना है, तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से, मतलब एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपको एक दिख रहा है कि नल से पानी जिस दिशा में बह रहा है, यदि वहां पर हम कोई एक रिंग लाएं, ये देखिए एक खिलौना रिंग है, इस रिंग को हम क्या करते हैं, यदि पानी के बहाव के सामने लाते हैं और यदि इसको हम उनके लंबवत रखें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं लंबवत की बात कर रहा हूं। यहां पर देखिए ये जो रिंग है, ये बच्चे का खिलौना है, इसको मैं पानी के धार में लाया हूं, तो देखिए यहां पर देखिए ये उनके क्या है, लंबवत है। अब लंबवत है का मतलब इसमें अधिकतम पानी बहेगा। ध्यान से देखिए, यहां पर अधिकतम पानी की धार बहेगी। लेकिन दोस्तों यदि हम इनको समांतर कर दें, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, यदि मैं इनको समांतर कर दूं तो पानी की जो प्रवाह की जो दर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इस रिंग से पानी नहीं बहेगा, है ना। ये देखिए, तो इस प्रकार हम विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए यहां पर देखिए, यदि मैं एक पात्र है मेरे पास, ये देखो, इस पात्र में बहुत सारे छिद्र हैं, इसमें यदि हम क्या करें, पानी को गुजारें, तो देखो जितने छिद्र दिख रहे हैं वहां से क्या होगा, पानी गुजरेगा। लेकिन इसमें भी पानी कब गुजरेगा, जब ये इसके क्या होंगे, लंबवत होंगे। इनको यदि हम समांतर रखते हैं तो बिल्कुल भी पानी नहीं गुजरेगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल यदि आपको समझ आया है तो बहुत ही सरल तरीके से आपको यहां पर विद्युत फ्लक्स समझ आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, विद्युत फ्लक्स किसको बोलते हैं? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक पृष्ठ लेना है और उस पृष्ठ के साथ, यहां पर देखिए ये विद्युत क्षेत्र है, दोनों यदि विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ क्या हो, अभिलंबत हो। मान लिया जाए, ये देखो हमने काले कलर में जो जिनको बना रखा है, ये हमारा क्या है, पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ को हम बोल देते हैं, ये हो जाएगा डेल एस। ये जो काले कलर में बनाया है ये उनका क्षेत्रफल है। अब ये जो लाल कलर में जो हमने बनाया है ये उनका विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र जो है इस पृष्ठ से कब गुजरेगा, ये देखो यहां पर हम ई बना देते हैं, ये जो है उनका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिए दोस्तों, पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत क्षेत्र होता है वही जो है उस पृष्ठ के लिए क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसका मतलब क्या है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र की जो संख्या होती है वही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो ये देखिए यहां पर डेल एस है इस क्षेत्र से, और यहां पर ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र से यदि विद्युत क्षेत्र क्या हो, लंबवत हो। इसका मतलब यह है कि यदि हम क्या कहें कि ये जो विद्युत क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है ये जो है इस पृष्ठ के क्या हो, लंबवत हो, तब क्या होगा, अधिकतम विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स कितना प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 5E बराबर E इंटू ये हो जाएगा डेल एस। ध्यान दीजिए दोस्तों, विद्युत फ्लक्स को 5E से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं कि 5E जो है क्या है, इसका विद्युत फ्लक्स है। ये किसी स्थिति में है, जब विद्युत क्षेत्र जो है इस पृष्ठ के क्या है, लंबवत है ना। अब ध्यान दो, यदि हम इनको कुछ एंगल से झुका दें, है ना, यदि ध्यान दीजिए, ये देखो यहां पर जो हरा कलर में हमने जो बनाया है ये जो है क्या है,
ये उनका विद्युत क्षेत्र है। और यहां पर जो दिख रहा है ये क्या है उनका, ये तो पृष्ठ हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ये उनका पृष्ठ है। तो ये पृष्ठ के साथ ये कितने अंश का कोण बना रहा है, यहां पर देखिए कुछ कोण बना रहा है। इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच कुछ झुकाव का कोण बना हो तो फिर हम ये कह सकते हैं, देखो इसमें विद्युत फ्लक्स की संख्या कितनी है, अधिक है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। इसमें देखो, इसमें जो है विद्युत क्षेत्र जो है और जो पृष्ठ है ये दोनों क्या है, लंबवत नहीं है। ये क्या है, किसी कोण से क्या हुआ है, झुका हुआ है। तो इसमें देखो विद्युत फ्लक्स की जो संख्या है वो क्या हो गई है, कम हो गई। इसका मतलब यह है एक स्थिति ऐसा आएगा जब विद्युत क्षेत्र जो है, मतलब विद्युत क्षेत्र और जो पृष्ठ है वो यदि क्या हो जाए, समांतर हो जाए। यदि इसको हम और क्या करें, और घुमाते जाएं तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि वो समांतर हो जाएगा। तो समांतर हो जाएगा तो हम ये मानते हैं कि उसमें कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं बहेगा। जैसे हमने अभी पानी की धार में देख रहे थे, जैसे ही हम समांतर कर रहे थे तो क्या उस रिंग से पानी बह रहा था, नहीं बह रहा था। पानी तभी बह रहा था जब हम उनको क्या कर रहे थे, लंबवत रख रहे थे। अब ध्यान दीजिए, यदि इस कंडीशन में, ध्यान दीजिए दूसरे कंडीशन में जब विद्युत क्षेत्र जो है उस पृष्ठ से थीटा कोण के साथ झुका हुआ हो तो इस स्थिति में गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स हैं उसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान जो है इस स्थिति में ऐसा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा इतना बराबर E cos थीटा इंटू यहां पर हो जाएगा डेल एस। तो इस सूत्र को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ये किस स्थिति में होगा, जब विद्युत क्षेत्र जो है पृष्ठ के साथ थीटा कोण से झुका हुआ हो। इसका मतलब ये भी याद रखना है, जब पृष्ठ जो है E के साथ, मतलब विद्युत क्षेत्र के साथ किसी कोण से झुका हो तो उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान वो क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, किसी कोण से झुका हो तब उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान है। ठीक है। अब आप यहां पर ये ध्यान दीजिए, हम एक सूत्र जानते हैं, ध्यान दीजिए मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं। इसको हम जमा के इस प्रकार लिख सकते हैं, E और यहां पर हो जाएगा डेल एस और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, यहां मैं इसको इसलिए ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि हमें एक सूत्र पता है। कौन सा सूत्र पता है, एक तो सूत्र तो हमको ये मिल गया, लेकिन हमको एक सदिश वाला फार्मूला पता है। सदिश सूत्र जिसको बोलते हैं, सदिश है ना, सदिशों का अदिश गुणनफल। तो मैं आपको एक बहुत ही सरल सा फार्मूला बता रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यदि वेक्टर हैं और इनका यदि हम डॉट गुना करें, ध्यान दीजिए दो प्रकार का गुना होता है, एक डॉट गुना होता है और एक क्रॉस गुना होता है। तो ये डॉट गुना जो होता है, तो डॉट गुना में जो इनका आंसर आता है वो कितना आता है, ए बी और यहां पर आता है कॉस थीटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार जब गणित हम हल करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो क्या रहता है, वो अदिश रूप में रहता है। मतलब इसमें जो सदिश रूप होता है वो नहीं आता है। मतलब इसमें आई जे के, अगर आपने सदिश पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा, इसमें आई जे के वाला फार्मूला नहीं रहता। मतलब जब हम सदिशों का डॉट गुना करते हैं तो उसका आंसर हमें किस रूप में मिलता है, अदिश गुना मिलता है। इसलिए इस प्रकार के गुना को सदिशों का अदिश गुना बोलते हैं। इसका मतलब जो डॉट गुना होता है, ध्यान दीजिएगा, जो डॉट गुना होता है उसको सदिशों का अदिश गुना बोलते हैं। इसका मतलब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहां पर ए क्रॉस बी, सॉरी यहां पर ए देखो वेक्टर है और बी भी वेक्टर है, दोनों को डॉट गुना हुआ है तो यहां पर डॉट हट गया, मतलब वेक्टर हट गया और ए बी और कॉस थीटा हो गया है। ठीक है। तो इसी प्रकार यदि हम ए के बराबर ई मान लें, है ना, यहां पर देखिए, और बी के बराबर क्या मान लें, डेल एस मान लें, तो इस फार्मूला में यदि हम इसको अप्लाई कर दें, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार, तो ई तो आया है ए के रूप में, डेल एस भी आया है बी के रूप में और कॉस थीटा भी आया है इस रूप में। इसका मतलब इतने को, ध्यान दीजिएगा, इतने को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो आइए इसी को हम एक फार्मूला के रूप में लिखते हैं।
तो दोस्तों यहां पर देखिए सूत्र के रूप में यदि हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हम लिखते हैं फाइव ई बराबर ई वेक्टर और डॉट डिलेस का वेक्टर। ये देखो ये सूत्र आप उपयोग कर सकते हो। ध्यान दीजिए बहुत ही सरल सूत्र है, इसी सूत्र का उपयोग हुआ है। देख लो, यदि अब ये ए वेक्टर है और ये क्या है डिलेस, यदि इनको हम ए माने और इनको हम बी माने तो इसको मैंने वेक्टर मान लिया, मान ले जाए तो देखो इन्हीं को मैंने फार्मूला बनाया था ना, ये देखो ए और बी यदि हम इनको एक वेक्टर मानते हैं, ये देखो तो इन दोनों को यदि हम गुना करें इस सूत्र के तहत, देख लो यदि, चलो मैं ऐसा लिख के बताता हूं, यदि मैं वेक्टर ई इंटू डेलेस को डॉट गुना करता हूं, ये देखो डॉट गुना करता हूं तो इसका आंसर कितना आता है, ये सदिश है और सदिशों का इसको अदिश गुना बोलते हैं, डॉट गुना को अदिश गुना बोलते हैं। देखो तो यहां पर क्या आ जाएगा, ई डेलेस और कॉस थीटा। देखो इसका मतलब ये ऐसा ही आ गया है ना, तो समझ तो आया होगा कि ये यहीं पर इसको ऐसा लिखा गया है तो इसको हम मिटा देते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमें एक सूत्र प्राप्त हो गया इस प्रकार का। तो अब यहां से हम एक सूत्र निकाल सकते हैं, इनको हम समीकरण नंबर भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस सूत्र के द्वारा हम विद्युत फ्लक्स को एक परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन सूत्रों को आप ध्यान से देखिए। मैंने आगे आपको बताया है कि ये कौन सा गुना कहलाता है, इनको जब हम गुना करते हैं तो इनका आंसर किस रूप में आता है, देखो यहां पर डॉट डॉट गुना करते हैं तो इनका आंसर जो है अदिश रूप में आता है। तो इस प्रकार हम परिभाषा बना सकते हैं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्र सदिश मतलब डेल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर देख लीजिए, ये विद्युत क्षेत्र है और ये क्या है उनका, ये उनका क्षेत्र सदिश है, तो दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम यहां से एक और परिभाषा बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, ये देखिए आप लोग देख लीजिएगा, डेल ई बराबर यहां पर क्या आ जाएगा, ई डेल एस और कॉस थीटा। तो यहां से हम एक और परिभाषा बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मतलब ये, ठीक है, ये वाला मान कहां पर निर्भर करेगा, विद्युत क्षेत्र मतलब ई, पृष्ठ के क्षेत्रफल मतलब डेलेस और विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष झुकाव मतलब थीटा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार भी हम इनको बता सकते हैं, विद्युत फ्लक्स जो है विद्युत क्षेत्र, उनके क्षेत्रफल और उनके क्षेत्रफल के साथ झुकाव पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार भी हम परिभाषित कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इनके दो कंडीशन है, उसको हम बहुत सरल तरीके से आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए, यदि पहला कंडीशन क्या कहता है, यदि थीटा जो है 90 अंश के साथ झुका है ना, तो हमने जो समीकरण 1 प्राप्त किया था इसमें यदि हम थीटा बराबर यहां पर 90 अंश रख दें तो हमको ये तो पता है कॉस थीटा का मान कितना होता है, कॉस थीटा का मान यदि 90 अंश रखते हैं और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, हमेशा 0 होता है। इसका मतलब ये है यदि इनको हम 90 अंश रखें, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब डेल 5e बराबर यदि हम रखते हैं e डेल एस और यहां पर रखते हैं कॉस 90 और हमको पता है कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये तो इतना आ गया, डेल 5e बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। कहने का मतलब क्या है, यदि कॉस थीटा में थीटा जो है 90 अंश, ध्यान दीजिएगा 90 अंश का हो, मतलब उनके कोण के साथ कुछ ना कुछ क्या हो, झुकाव हो, तो फिर वहां से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, नहीं गुजरेगा, है ना। ध्यान दीजिए, इस स्थिति में हम क्या बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए। ध्यान दीजिए, जब ये 90 अंश का हो जाता है ना, ये 90 अंश का हो जाएगा, तब हम क्या बोलते हैं, ये उनके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि उनसे कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इनके जस्ट अपोजिट
यदि थीटा का मान कितना माने हम, शून्य अंश माने, तो ये क्या हो जाएगा, ये उनके क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। तो याद रखिए थोड़ा सा विपरीत है ना, अपोजिट लगता है। तो ध्यान दीजिए यदि थीटा इज इक्वल टू कितना हो, शून्य अंश हो, और शून्य का मान तो पता है, यहां पर हम रखेंगे cos शून्य का मान जब हम रखते हैं तो cos शून्य का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इस मान को यदि हम यहां पे रखें तो हमें निश्चित रूप से एक मान प्राप्त इस प्रकार का होता है कि E डेल S बराबर 1 होगा। इसका मतलब यह है क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान कितना होता है, यहां पर हम तो जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है। तो यहां पर 1 रखेंगे तो हमारा इस प्रकार का मान प्राप्त होगा। तो हमें समझ आ गया है कि यदि थीटा का मान जब शून्य अंश होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, थीटा का मान शून्य अंश है मतलब वो उनके साथ कोई भी कोण नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये क्या है, उनके लंबवत है। ध्यान दीजिएगा किसको लंबवत कहा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता है और पृष्ठ है ना, वो क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। तो क्या होता है, इस स्थिति में लंबवत होता है। ध्यान दीजिए जब थीटा के साथ शून्य अंश का कोण बनाए तो लंबवत होता है, और थीटा के साथ जब 90 अंश का कोण हो, थीटा का मान 90 अंश हो, तो फिर क्या होता है, वहां पर वो होता है समांतर। तो समांतर होता है तो बिल्कुल भी क्या नहीं होता, विद्युत फ्लक्स प्राप्त नहीं होता। ये हमने प्रैक्टिकल किया था, उसमें भी हमको बहुत आसानी से समझ आया था। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी हम गॉस प्रमेय बनाएंगे तो एक क्षेत्रफल लेते हैं, तो उस क्षेत्रफल को हम छोटे छोटे अवयव में तोड़ते हैं। उस छोटे से अवयव का विद्युत फ्लक्स कितना है मान लिया जाए, E डेल S, ठीक है। तो इनको हमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना रहता है। तो हम इनको संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो इस प्रकार का जो फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको बहुत ही उपयोगी है गॉस प्रमेय सिद्ध करने के लिए। तो इसको हम ये संपूर्ण के लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यहां पर एस लगा देते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा E और ये डेल S। तो दोस्तों इस सूत्र को आप याद रखिएगा, और इसको तो अभी हमने बताया था, इनके मान कितने आते हैं, तो इस प्रकार का आता है, अभी आपको बताया गया है। ये हो जाएगा E डेल S और यहां पर आ जाएगा cos थीटा। तो दोस्तों ये वाला सूत्र आप याद रखिएगा, जब भी आप गॉस प्रमेय बनाएंगे तो ये सूत्र आपको उपयोग करना पड़ेगा। तो इस सूत्र को क्या कर लीजिए आप लोग, बहुत ही सरल तरीके से याद कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो विद्युत फ्लक्स दिख रहा है इसका मात्रक निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका मात्रक कितना होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मात्रक निकाल सकते हो आप लोग। इसका एसआई मात्रक यदि आप निकालना चाहो, एसआई मात्रक, तो इसका मात्रक तो आप यहां से निकाल सकते हो, यहां से, है ना, क्योंकि ई का मात्रक और आपको एस का मात्रक निकालना है। तो ई का मात्रक कितना होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको किसी का मात्रक याद करना है तो उनके छोटे मात्रक याद होने चाहिए। जैसे ई का मात्रक कितना होता है, ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और एस तो क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका कुल मात्रक कितना हो गया, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, मीटर का स्क्वायर, और ये बटे में था, है ना, तो बटे में है तो बटे में ही लिख सकते हैं, या फिर इसको हम प्रति करके इनवर्स बना सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं प्रति कूलम, ठीक है। तो आप इस प्रकार भी इसका मात्रक क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक और मात्रक होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इनका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इसका एक और मात्रक होता है, विशेष रूप से इसको आप याद रख लीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार हम इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों यदि इनका हम विमीय सूत्र निकालना चाहें तो विमीय सूत्र भी यहीं से निकाल सकते हैं, क्योंकि ई का विमीय सूत्र तो हमको पता है, ई का विमीय सूत्र तो पता है। ई का कितना होता है, ये आपको पता है एम एल टी का इनवर्स और एम्पियर का इनवर्स, और आपको एक विमीय सूत्र को जोड़ देना है। जैसे ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का कितना होता है, तो क्षेत्रफल का तो आपको पता है एल का स्क्वायर, ठीक है। फिर इनको इनके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कुल मिला के हमारा जो मूल जो मात्रक है ना, विमीय सूत्र है, वो कैसा बन जाएगा, वो इस प्रकार बन जाएगा एम
L 2 है और एक बार इसमें है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहां से ये हो जाएगा 3t का इन्वर्स और a का इन्वर्स, और यहां पर लिख देंगे ऐसा। तो दोस्तों ये इस प्रकार उनका हम क्या निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सूत्र आप याद रखिएगा, आगे चल के हम जब गॉस प्रमेय पढ़ेंगे तो ये सूत्र बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।